हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांग जी ने विंग को अपने कंधे पर उठा लिया था। विंग जो रंगे हाथों पकड़ा गया था वो लैन क्लैन से निकलने की कोशिश कर रहा था। बेचारा खाना ढूंढने की कोशिश में क्या करने जा रहा था शायद ये उसे खुद नहीं पता। तो अब हम आगे देखते हैं। सुबह का वक्त है। विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। शायद सुबह हो गया है या नहीं, विंग को सच में नहीं पता। अपनी आंखों को खोल कर ही उसकी आंखों में तेज जलन उसे महसूस हुआ। उसे समझ आ गया है कि ये जलन क्यों है, रात को सही से नहीं सोने की वजह से। विंग जो समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी वक्त क्या हो रहा है और वो कहाँ है, क्योंकि वो बहुत गर्म जगह पर है। अपनी आंखों को थोड़ा सा राहत देने के लिए उसने अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद किया और फिर से अपनी आंखों को खोला तो अब जलन थोड़ा कम था। अब वो साफ साफ देख पा रहा था। तो पहले तो उसने देखा छत और फिर गर्माहट को महसूस करते हुए विंग ने अपने दाहिनी तरफ देखा तो वो एकदम हिल गया। ये क्या था? मतलब फिर से महाराज। विंग और कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो वांग जी के बाहों के अंदर था और वो दोनों एकदम इतने करीब थे, इतने कि उनके अंदर 1 इंच का भी फर्क नहीं था। विंग वांग जी के सीने के अंदर एकदम दबा हुआ था। ऐसा नहीं है कि विंग को परेशानी हो रहा था, उसे घुटन हो रहा था, ऐसा नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील हो रहा था, बहुत गर्मी फील हो रहा था और ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं था, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, जिसे महसूस करते हुए विंग के पूरे शरीर में एक अलग सा सरसराहट बह गया था। उसे पता नहीं क्या महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने पूरे शरीर में एक रोंगटे को महसूस हुआ। उसके हर एक रूह जैसे कांप उठा है, ऐसा कुछ था। उसके सांस थोड़ा सा बढ़ गया था और विंग बस वांग जी के सीने से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वह हिलते डुलते वांग जी के सीने से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और बहुत संभाल के कर रहा था, जिससे महाराज जाग न जाए। अगर वांग जी जाग गया तो विंग के लिए ये बहुत ही अजीब माहौल हो जाएगा। विंग आंखें भी नहीं मिला पाएगा। उसे अभी बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर, मतलब जैसे ही विंग वांग जी से थोड़ा सा दूर हुआ, वांग जी ने तुरंत विंग को दोबारा खींच लिया था और दोबारा विंग को एकदम कस के पकड़ लिया था, इस बार और ज़ोर से। और विंग हिल भी नहीं पा रहा था। पहले तो उसने सोचा कि वांग जी उठ गया है, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ नहीं, वो नहीं उठा है। वो बस नींद के अंदर ही उसे खींचकर अपने करीब कर रहा था। ये सोचकर कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा सा राहत मिला कि नहीं उठा है। और दूसरे ही पल वो परेशान हो गया, क्योंकि वो छूट नहीं पा रहा था वांग जी के चंगुल से। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो वो हार मान चुका है। हार मानते हुए वो वैसे ही लेटा रहता है और लेटे रहते हुए वो लोटस फेरोमोन को महसूस करता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि विंग वांग जी के बहुत करीब था, एकदम सीने से लगा हुआ था। तो वांग जी का फेरोमोन उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन ये बिल्कुल भी विंग को हार्म नहीं कर रहा था या फिर विंग को ट्रिगर नहीं कर रहा था। उल्टा तो ये कंफर्ट कर रहा था विंग को बहुत ज़्यादा। विंग जो अपनी आंखों को बंद करता है और वांग जी के फेरोमोन को इनहेल करने की कोशिश करता है, जितना वो अपने अंदर ले पाता है उतना। ऐसा 4-5 बार करने के बाद विंग अपने ही करतूत पर हंस देता है और परेशान भी होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब वो और कुछ सोच नहीं पाया। ऐसे ही उसे कल रात का सारा कुछ याद आया। वो अपने ही ख्यालों में कल रात के सब कुछ, जो कुछ भी हुआ था ना, सब अपने आंखों के सामने देख पा रहा था। कैसे वांग जी ने विंग को पकड़ा था और कैसे वांग जी ने विंग को छुआ था,
ये सोचकर विंग ने अपने होठों पर अपना हाथ रख दिया, जहाँ पर वांग जी ने अपने उंगलियों से दबा कर रखा था उसके होठ को। उसके होठ थोड़े कांप उठे। फिर विंग को याद आया उसके बाद क्या हुआ। अब हमें रात के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वांग जी उसे अपने कंधे पर उठा कर लेकर आ रहा था। विंग को रोना आ रहा था, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। अब उसे बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगा। सज़ा में क्या हो सकता है? क्या उसे कोड़े पड़ेंगे या फिर कुछ और, या फिर जियांग क्लैन में उसे लेकर शिकायत पहुंचा दिया जाएगा। कुछ भी विंग को समझ नहीं आ रहा था और डर के मारे उसके तो पसीने छूट रहे थे। वांग जी विंग को अपने कंधे पर लाद के सीधा एम्परर हाउस में आ गया था। एम्परर हाउस में आकर वांग जी ने विंग को कंफर्टेबली लिटा दिया और बिना कुछ बोले विंग के पास लेट गया, विंग को पकड़ के। विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड था, इतना ज़्यादा परेशान था कि क्या बताए। और वांग जी के हरकत, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि महाराज करना क्या चाहते हैं। विंग ने खुद से सोचा, महाराज ने ही तो कहा था कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये बस एक नाम का बंधन है, ये बस एक नाम का शादी है जिसमें कोई रिश्ता होना नामुमकिन है। विंग ने तो यही सब कुछ सोचा था, है ना? तो फिर महाराज भी तो यही सब कुछ कह के गए थे कि उनके लिए शादी का मायने कुछ भी नहीं है, वो बस लैन क्लैन के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर ये सब क्या है? कि ये भी लैन क्लैन का रूल है? विंग के दिमाग में ये सब खिचड़ी पक रहा था। दूसरी तरफ वांग जी विंग को पकड़ के अपनी आंखों को बंद भी कर चुका था, और जब तक विंग ने अपने खिचड़ी को एकदम पका लिया तब तक वांग जी सो चुका था। और विंग वो पहले भी मतलब वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी जैसे उसने वांग जी को सोते हुए देखा ना, वो फिर से कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। और वैसे ही छूटते छूटते पता नहीं कब वो सो गया था। ये सब सोच कर ही विंग का चेहरा लाल हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। मतलब उनकी शादी को अभी बस गिने चुने दिन हुए हैं और इन दिनों में वो लोग, और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या सच में महाराज विंग से करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। और पूरा दिन तो सब सही रहता है, तो रात को क्या हो जाता है महाराज को? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उसकी ज़िंदगी में क्यों है, इतना परेशानी क्यों है उसकी ज़िंदगी में? क्या थोड़ा सा आसान ज़िंदगी नहीं हो सकता था उसका? ये सोचकर विंग एक अफसोस से भरे मृत को छोड़ता है और फिर अपने आँखों को बंद कर लेता है। वो यहाँ से छूट नहीं पाएगा। आँखों को बंद करने के कुछ ही देर बाद विंग फिर से सो गया था और वांग जी ने अपनी आँखों को खोल लिया था। वो सो नहीं रहा था, वो उठ चुका है। अभी 5 बजने में कुछ वक्त है, तो वांग जी कुछ देर और लेटा रहेगा। ये सोचते हुए वांग जी विंग के सोते हुए चेहरे को देख रहा था। वो बहुत पहले उठ चुका था जब विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वांग जी से। जब विंग नींद से जाग रहा था और हिल रहा था तभी वांग जी का नींद टूट गया था, लेकिन उसने विंग को यह समझने का मौका ही नहीं दिया और वैसे ही लेटा रहा। विंग ने तो सोचा था वांग जी सो रहा है। ये सोचकर ही ना वांग जी के दिल में एक अजीब सा खुशी उसे महसूस होता है, मतलब एक शैतानी वाला खुशी की उसे मज़ा आ रहा था। दूसरे ही पल वांग जी अपने ख्यालों पर शक करने लगता है। उसके साथ हो क्या रहा है उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। उसने तो शादी बस रूल्स के लिए किया था ना, तो फिर ये सब क्या है? वो इस ओमेगा से दूर क्यों नहीं जा पा रहा है? वांग जी तो कभी भी ये नहीं चाहता था ना कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी ओमेगा को लाए, लेकिन वो लाया। और फिर भी वांग जी ने खुद से ये कहा था कि वो अपने सोच को कभी भी नहीं बदलेगा, शादी होने से कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन बदल रहा है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रहा है। अब वांग जी इस ओमेगा से, ये ओमेगा बोलना भी उसके लिए बहुत बड़ा एक शब्द बन रहा है। इसके बदले अपना ओमेगा कहना शायद बहुत आसान लग रहा है उसके लिए। खैर, वो क्यों
विंग से दूर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? विंग के करीब आते ही उसका मन इतना ज़्यादा शांत कैसे हो जाता है? उसे क्यों ऐसा लगता है कि अब बस उसे कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना है। अभी भी वो विंग से दूर हट नहीं पा रहा था और अभी भी वो विंग से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, जबकि बस 5 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है और अब उसे उठना होगा, लेकिन उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कल भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था और अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार, हाँ, अपना होश संभालने के बाद वांग जी पहली बार इतना देर तक लेटा रहा था बिस्तर पर। खैर, वांग जी भी राजा है और वांग जी को पूछने वाला कोई भी नहीं है और शायद किसी को पता भी नहीं चला था कि वांग जी उतनी देर तक बिस्तर पर था। शायद सबने ये सोच लिया था कि महाराज कोई काम कर रहे हैं। वांग जी यही सब सोच रहा था और विंग को देख रहा था, लेकिन आज वो उठना चाहता है। अपने मन को बहुत बार मना कर वो उठ गया और विंग को छोड़कर निकल आया एम्परर हाउस से और सीधा जिनसे चला गया। वहाँ जाके वो अपने आप को तैयार कर लेता है फ्रेश होके, फिर अपने रोज़मर्रा के काम पर लग जाता है। पहले सभा में जाता है, वहाँ पर काम करता है, फिर सभा के लोग और महागुरु मतलब अंकल के साथ वो सुबह का खाना खाता है और फिर दोबारा सभा में सभा शुरू हो जाता है। पूरे सेक्ट के काम को किया जाता है। दूसरी तरफ विंग भी वांग जी के जाने के 2 घंटे बाद उठ चुका था फिर से, और इस बार खुद को खाली पाकर उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके पूरे शरीर से बहुत भीना भीना सैंडलवुड का जो फेरोमोन है वो उसे महसूस हुआ, जिससे उसका दिल बहुत अच्छे से खुश कर देने के लिए काफ़ी था। किंग को पता नहीं कि वो क्यों खुश हुआ, लेकिन वो खुश हुआ। ऐसे ही वांग जी और विंग के दिन बीत रहे थे, एक एक करके दिन बीत रहे थे, लेकिन चीज़ें बदल नहीं रहा था। वांग जी रात के समय विंग के पास आता था और विंग को लेकर ही सोता था, जैसे कि वांग जी को ये आदत पड़ गया है। विंग के बिना सोना अब नामुमकिन है वांग जी के लिए, और शायद विंग को भी आदत हो चुका था इन सारी चीज़ों का। पूरा दिन अपने क्लासेस करना और सेक्ट के छोटे मोटे ड्यूटीज़ विंग को दिए गए थे ओमेगास के लिए, मतलब जो भी ओमेगास सेक्ट में हैं, जो सर्व करते हैं सेक्ट में जो कुछ ओमेगा, उनका पूरा जिम्मा विंग को दिया गया था। हालांकि ज़्यादा ओमेगास नहीं है, लेकिन फिर भी विंग अपने ड्यूटीज़ को एकदम मन लगा के कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। यहाँ पर उसे बहुत नए नए चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा था। हालांकि उसे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो ये है कि लैन क्लैन में डेमोनिक कल्टीवेशन को बहुत बुरी तरीके से दिखाया है, जो बहुत ही बुरा लगता है विंग के लिए। विंग ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि क्यों ऐसा क्यों है। डेमोनिक कल्टीवेशन भी नॉर्मल कल्टीवेशन की तरह ही है। मतलब विंग को ये बात लगता है कि इंसान सही होना चाहिए। अगर इंसान सही है तो वो डेमोनिक कल्टीवेशन को सीख कर भी कल्टीवेशन वर्ल्ड का भलाई कर सकता है, और अगर इंसान बुरा है तो वो नॉर्मल कल्टीवेशन करके भी कल्टीवेशन वर्ल्ड का बुराई कर सकता है। वहीं पर डेमोनिक कल्टीवेशन को लेकर इतना गलत सोच फैलाने के लिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लैन क्लैन के ऊपर। मतलब लैन क्लैन के किताबों में ये तक लिखा हुआ था कि डेमोनिक कल्टीवेशन जो लोग करने के बारे में सोचते भी हैं, उन्हें लैंस कभी माफ़ नहीं करते और लैंस उन्हें हर हालत पे सज़ा देते हैं। ये कैसी बात हुई? क्या इंसान अपनी मर्ज़ी से अपना कल्टीवेशन चुन भी नहीं सकते? आज तो हद हो गया। विंग ने जब अपने सोच को बताया तो विंग का जो टीचर था उन्होंने विंग को ही डांट दिया। हालांकि उनके डांट में डांट कम था और समझाने का तरीका ज़्यादा था, लेकिन फिर भी विंग को अच्छा नहीं लगा। और आखिर में जब विंग को ये कहा गया कि फुरैन, आप हमारे लैन क्लैन को आगे ले जाने वाले हैं, तो अपने सोच को सही कीजिए।
ये थोड़ा कड़क लहजे में उन्होंने कहा था। विंग यही सब कुछ सोच रहा था और लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर। फिर अचानक ही विंग को याद आया कि महाराज अभी भी नहीं आए हैं। उनके शादी का लगभग 3.5 महीने गुजर गए थे। विंग अब तक अपने परिवार से एक बार के लिए भी मिल नहीं पाया था। विंग का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। उसे एक बार अपने परिवार से मिलना था, अपने घर वालों के साथ समय बिताना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। विंग जितना खुद से वांगजी से पूछता है, बस उतना ही छोटे शब्दों में जवाब उसे मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। विंग को कभी कभी महसूस होता है कि महाराज विंग से बात ही करना नहीं चाहते। ये सोचकर विंग को बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। शायद यही वजह है कि विंग वांगजी से खुलकर बात नहीं कर पाता है, बहुत ही हिचकते हुए बात करता है। विंग के सोच के अंदर ही वांगजी आ गया था। वांगजी जो एकदम तैयार होके आया था सोने के लिए। विंग को समझ नहीं आता कि ये इंसान यहाँ पर सोने के लिए आता ही क्यों है, क्योंकि पूरे दिन में ना ही खाने के लिए और ना ही किसी और काम के लिए वो विंग से मिलता है। सिर्फ सोने के वक्त यहाँ पर आके विंग के साथ सिर्फ सोकर चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वो विंग के साथ आके कुछ करता है, विंग के मर्जी के खिलाफ विंग को गलत तरीके से छूता है, ऐसा नहीं है। हालांकि वांगजी विंग को अपने सीने से लगा लेता है, वांगजी विंग को जकड़ के सोता है, लेकिन कभी भी वांगजी के छूने से विंग को ये महसूस नहीं हुआ है कि वांगजी गलत तरीके से विंग को छूता है। ये एक जगह पर विंग थोड़ा सा राहत महसूस ज़रूर करता है, लेकिन बाकी जगहों पर वो क्या करे, सच में वो क्या करे। उसे सच में अभी दम घुटन जैसा महसूस हो रहा है। उस दिन के बाद से, मतलब लैन शिचैन से मिलने के बाद से विंग दोबारा कभी लैन शिचैन से मिल ही नहीं पाया। बहुत बार उसने कोशिश किया, वो गया भी, लेकिन लैन शिचैन ने हर बार विंग को मना कर दिया मिलने से। विंग ने तो पहले सोचा था कि वांगजी वो इंसान है जो लैन शिचैन से शायद विंग को मिलने नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर वांगजी ने आज तक कभी भी विंग को किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं था। वो तो वो इंसान है, मतलब लैन शिचैन खुद है जो विंग से मिलना नहीं चाहते थे, और वो क्यों विंग को नहीं पता। सब कुछ इतना ज़्यादा उलट रहा है, इतना ज़्यादा पेचीदा हो रहा है कि विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या है उसके किस्मत में। उतनी देर में वांगजी विंग के पास आके लेट चुका था। उन दोनों का शरीर एक दूसरे से छू रहा था। वांगजी ने लेटते हुए अपने आंखों को बंद भी कर लिया था। विंग को पता है कि कुछ ही देर में वांगजी उसे अपने सीने से लगा लेगा। विंग ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो और कुछ सोच नहीं पा रहा, उसका सर बहुत बुरी तरीके से दुख रहा है। उसे आंखों को बंद करते ही अपने मदर, अपने फादर, जियांग जंग, शिजिए, उन सब का याद आने लगा, और विंग के आंखों के कोने से एक बूंद आंसू गिर गया। विंग जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो खुद को शांत ही नहीं कर पा रहा था। बार बार उसे उसके परिवार का चेहरा याद आ रहा था, परिवार के हंसते खेलते यादों को वो याद कर रहा था, और साथ ही में लैन क्लैन की अपनी ज़िंदगी को याद कर रहा था जिसमें कोई रंग था ही नहीं। हालांकि यहाँ पर उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी नियम, हर एक नियम उसे मान कर चलना पड़ता है, वरना लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई ऐसा इंसान है जिसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और उसी के साथ आज क्लास के वक्त जो विंग के टीचर ने विंग को कहा था, वो सब कुछ विंग याद करते हुए अपने आप को रोक नहीं पाया, और वो सिसक उठा। उसके आंसू उसके आंखों से बस बाहर निकले जा रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि वो अपने दांतों से अपने होठों को दबाकर लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसका रोना वो रोक नहीं पा रही थी, और आवाज़ को भी नहीं रोक पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था खुद को रोकने की वजह से।
वांग जी जिसने अपनी आंखों को बंद करके रखा था, आजकल बहुत ज़्यादा काम है। सुबह से लेकर देर रात तक उसे काम करना पड़ रहा है। अंकल का तबीयत इन दिनों सही नहीं जा रहा है और ब्रदर भी अपने आप को हर चीज़ से अलग रखते हैं, तो अकेला वांग जी पूरे सेक्ट को संभाल रहा है। ये चीज़ें उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वांग जी फिर भी डटा हुआ है और अपना काम किए जा रहा है। आजकल तो खाने का भी वक्त नहीं मिलता उसे, लेकिन रात को उसे अच्छा नींद आता है। सच में बस इसके लिए ही वांग जी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। ये सब सोचते हुए वांग जी लगभग सो ही चुका था। थके होने की वजह से कुछ ही मिनटों में वो आधी नींद में भी चला गया था, लेकिन अचानक ही विंग को कांपते हुए देखकर वांग जी का नींद छूट गया। उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला और विंग की तरफ देखा, जो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ के लेटा हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वांग जी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे पल जब सिसकने का आवाज़ उसके कानों में आया तो वांग जी परेशान हो गया। वो झटके से उठा और विंग को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। विंग को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हुए वांग जी ने कहा, फुरैन क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना फुरैन? आपकी तबीयत क्या वो ठीक है? बताइए फुरैन, कहाँ दर्द हो रहा है? क्या कुछ हुआ है? बताइए हमें, आप रो क्यों रहे हैं? ये कहते हुए वांग जी बार बार विंग को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग छोटे बच्चे की तरह जिद करके वांग जी से मुंह फिरा कर लेटा हुआ था। अब वांग जी ने अपना जोर आजमाया और विंग को अपनी तरफ किया तो विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था और विंग के चेहरे पर आंसू एकदम भरे हुए थे। मतलब पूरे चेहरे पर आंसू की वजह से पूरा चेहरा भीग गया था। वांग जी तुरंत विंग के आंसुओं को पोंछता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था शायद उसका सांस बंद होने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या फुरैन को रोते हुए देखकर उसे ऐसा लग रहा है? क्या ऐसा लगना मामूली बात है? वांग जी को नहीं पता, लेकिन उसे अभी फुरैन को रोकना होगा। ये सोचकर ही वांग जी ने अपने दोनों हाथों से विंग का चेहरा पकड़ लिया और विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ है फुरैन? बताइए हमें, आपको कहीं दर्द हो रहा है क्या? क्या आपका तबीयत सही नहीं है? मैं हीलर को बुलाऊं? बताइए ना फुरैन। विंग अपने आंसुओं को बहुत देर तक रोकने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी के ऐसे पूछने पर ना वो और भी ज़्यादा रो पड़ा। अब वो अपने होठों को भी अपने दांतों तले से छुड़ा देता है। वांग जी ने देखा विंग के वो कोमल और मुलायम होठ, गुलाब के पंखुड़े जैसे होठों पर एकदम दांतों के निशान गर गए हैं। वांग जी को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उसे सच में विंग को ऐसे रोते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। विंग जो रोए जा रहा था, वांग जी ने अब थोड़ा सख्ती से कहा, फुरैन बताइए हमें क्या हुआ है? जिसे सुनकर विंग जो थोड़ी देर के लिए सिसकना बंद कर देता है और अपनी भीगी हुई आंखों से वांग जी को देखता है और फिर वांग जी के सीने पर एक मुक्का मारता है। विंग को ऐसा करते हुए देखकर वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वांग जी अपने आप को शांत कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वांग जी गुस्सा हो गया है या फिर वांग जी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं था। विंग एक के बाद एक घूसा वांग जी के चेस्ट पर मारे जा रहा था। ऐसे 5-6 बार मारने के बाद विंग ने वांग जी के कॉलर को पकड़ा और वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, महाराज आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हो। मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अब ऐसे क्यों हो महाराज? आप क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, मैं अकेला हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। अगर आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते तो मुझे अपने घर जाने दीजिए, मुझे बस अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने दीजिए। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ महाराज, मेरा दम घुट जाएगा। ये कहते हुए विंग रो पड़ा। विंग को ऐसे रोते हुए देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एक बात के लिए वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है यह सोचकर कि फुरैन को कुछ हुआ नहीं, मतलब तबीयत सही है। दूसरे पल विंग के बात को सुनकर वांग जी का सर चकराने लग गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज नहीं, लगभग
कई दिनों से फुरैन एक ही बात किए जा रहे हैं और विंग ना बस एक आध बार वांगजी से कहता था कि मुझे घर जाना है, मुझे जियांग सेक्ट जाना है, 1-2 दिन के लिए ही सही, मुझे अपने परिवार से मिलना है या फिर जियांग सेक्ट से किसी को बुला लिया जाए। ये सब कुछ विंग कहे जा रहा था, लेकिन वांगजी बस सुनकर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग जियांग सेक्ट जाए। विंग के मुंह से वांगजी ने जितनी बार भी ये सुना है कि विंग जियांग सेक्ट जाना चाहता है अपने परिवार के पास, अपने परिवार से मिलने के लिए, उतने ही बार वांगजी को अपने दिल में कुछ खाली सा महसूस हुआ, एक डर महसूस हुआ और सच में बहुत ज़्यादा बेचैनी। लेकिन आज विंग को ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देखकर, ऐसे शिकायत करते हुए देखकर, ऐसे बच्चों की तरह शिकायत करते हुए देखकर वांगजी का दिल बहुत अजीब तरीके से दर्द कर उठा। वांगजी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वांगजी ने विंग का चेहरा फिर से पूछा, जो फिर से आंसुओं से गीला हो गया था। अच्छे से विंग का चेहरा पोंछने के बाद वांगजी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, फुरैन, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। आपको घर जाना है, अपने परिवार से मिलना है तो मैं मिलवाऊंगा। आप शांत हो जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांगजी के बात को सुनकर विंग थोड़ा सा शांत हुआ था और शांत होके वो वांगजी को देख रहा था। हालांकि विंग अभी भी बीच बीच में सिसक रहा था और विंग का शरीर अभी भी थोड़ा सा कांप रहा था, लेकिन विंग काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया था। वांगजी ने विंग का शांत चेहरा देखा और वो बस फिर से लेट गया और एक झटके में विंग को अपने सीने पर आके पटक दिया था, मतलब आहिस्ते से, और फिर अपने दोनों हाथों से विंग को जकड़ लिया था अपने साथ। विंग, जो खुद भी वांगजी के सीने से लगकर वांगजी को अपने दोनों हाथों से पकड़ के लेटा हुआ था। ऐसे ही चुपचाप कुछ पल बीता और फिर पता नहीं वांगजी को क्या हुआ। वांगजी विंग के सर को सहलाते हुए अपना मुंह खोलता है। वो हिचकिचा रहा था, शायद उसके पास शब्द नहीं थे, कैसे अपने बातों को रखा जाए, कैसे वो जो महसूस करा है उसे बोला जाए। ये सब कुछ उसके लिए बहुत नया था। इतने सारे शब्द वो कैसे ढूंढेगा। जो महसूस कर रहा था उनके लिए क्या कोई शब्द है भी? ये सब सोचते हुए वांगजी ने अपना मुंह खोला और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए फुरैन, मैं आपको दर्द नहीं देना चाहता था। मैं तो बस ये चाहता था कि आप मेरे साथ रहें। मुझे आपके बिना नींद नहीं आता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं बस आपकी बातों को नज़रअंदाज किए जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी तरफ विंग, जिसका दिल अब थोड़ा सा शांत हुआ था, लेकिन वांगजी के कहे गए शब्द को सुनकर वो फिर से बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर पहले रोने की वजह से उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अभी वांगजी के बातों को सुनकर उसका दिल धड़क रहा था। वो वांगजी के सीने पर लेटा हुआ था और वांगजी की बातों को सुन रहा था। विंग को ऐसा लगा कि वो अपने नज़रों को थोड़ा सा ऊपर उठाए और वांगजी को देखे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। कुछ तो चीज़ था जो उसे रोक रहा था। वांगजी ने कुछ देर बाद फिर से कहा, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ फुरैन, अंकल बहुत बीमार है, वो मेरे साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, और ब्रदर, उन्होंने तो जैसे हमारे साथ सारा नाता ही छोड़ दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें मनाने का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए पूरे सेक्ट का काम मैं अकेला कर रहा हूँ। यही वजह है कि चाहते हुए भी मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और मैं जल्द ही आपके परिवार से आपका मिलने का बंदोबस्त भी कर दूँगा। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। ये कहते हुए वांगजी चुप हो गया और विंग, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने क्या किया है अभी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था कि वो इतने बच्चों की तरह हरकतें कैसे कर सकता है। शर्म के मारे उसे डूबने का मन कर रहा था। सच में वो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरे तो ही शायद उसे थोड़ा सा राहत मिले, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता।
हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।